जोन मिश्रीवाला के गांव शामा चक में आए हुए हैं और यहां पर देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के कुछ होनहार ऑफिसर यहां हमारे किसान भाइयों के साथ कोई यहां पे नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। और आइए आज हम इनसे रूबरू होते हैं। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम अरुण जराल, जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर मिश्रीवाला, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कृषि विभाग की तरफ से। आज हम देख रहे हैं हमारे जहाँ पे फार्मर राजेंद्र सिंह जी हैं, उनके भाई महेंद्र सिंह जी, इन्होंने एक कहा कि हम पैडी डायरेक्ट सीडर मतलब डायरेक्ट सोइंग करना चाहते हैं इसमें अपने पैडी में धान की फसल जो डायरेक्ट लगाना चाहते हैं। हम इसमें ट्रांसप्लांट भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो डायरेक्ट सोइंग का एक आया हुआ कि कैसे होती है। हमने डिपार्टमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया, मशीन का कहीं से हमने वो उसका वो किया, अरेंज किया। तो उसके बाद ड्रम सीडर लगा के हमने उसमें क्या किया, इसमें हमने प्री जर्मिनेटेड जो पैडी के सीड्स हैं, प्री जर्मिनेटेड, मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि बीज को हमने अंकुरित किया। अंकुरित उसको इतना भी नहीं करना है कि भाई जब हम मशीन के बीच में चलाएंगे तो उसका अंकुरित टूट जाए। उसका खाली हमने जो मुंह बनाया, जिसको हम बोलते हैं 1-2 सेंटीमीटर उसका खाली वो मुंह बनाया, उसको बीज जो खोला थोड़ा, उसको हमने ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट दिया, वर्मी कंपोस्ट हैल का इस्तेमाल किया, गुड़ का इस्तेमाल किया और उसके बाद मैंने उसमें गौमूत्र का इस्तेमाल किया। तीनों का इस्तेमाल करके उसको बीज को मैंने रोग रहित कर लिया। उसके बाद मैंने ड्रम सीडर यहाँ पे लाया। ड्रम सीडर उसमें क्या होता है, एक ड्रम में उसमें 4 ड्रम लगे होते हैं। प्लास्टिक का वो है 8 से 9 किलो उसकी वो वेट बाई वेट होता है, ज़्यादा वो हैवी नहीं होता। उसमें हमने प्री जर्मिनेटेड सीड्स को डाला बीच में। तो इस खेत में हमने 2 कनाल एरिया का यहाँ पे चुनाव किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से लग रही थी। तो मैं भी नहीं चाहता था कि लार्ज स्केल पे लगे और क्या पता खेत खाली ही रह जाए, हमारी टेक्निक वहीं पे दरी की दरी रह जाए। तो मेरे लिए पहला एक न्यू एक्सपीरियंस था डिपार्टमेंट की तरफ से, पहले मैंने कभी नहीं लगाई थी। और ये डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया, उसमें हमने क्या किया, प्री जर्मिनेटेड सीड्स को डाला। हमारा किसान भाई क्या करता है, नर्सरी लगाता है, सील नहीं लगाता है। 25 दिन या 30 दिन और इवन 35 दिन का जब उसको देखता है, फिर उसको मुख्य खेत में उसको ट्रांसप्लांट करता है। जब ट्रांसप्लांट करता है उसमें खेत में क्या करता है, पडलिंग करता है, कद करता है, उसमें फ्लडिंग करके उसको ट्रांसप्लांट करता है, प्लांट को सीलिंग जो है उसको लगाता है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने नर्सरी वाले जो 25-30 दिन हैं वो हमें नहीं चाहिए, हमने डायरेक्ट सोइंग उसकी पैडी की। वो जो ड्रम सीडर है वो उसके साथ लग्ड व्हील्स लगे होते हैं। लग्ड व्हील जो प्लास्टिक मटेरियल के होते हैं, उसको इस कद वाले फील्ड में, पडल वाले फील्ड में चलने में आसानी होती है। इसमें मुझे फ्लडिंग नहीं चाहिए, इसमें मुझे गारा चाहिए, उसमें चिकनाहट कीचड़ चाहिए, जिसको हम स्लरी बोलते हैं। क्योंकि बीज हमारा 2-2 बीज उस फोकल पॉइंट पर गिरेंगे और वो अपने सॉइल के साथ चिपक जाएंगे। उसके बाद इसमें 20 सेंटीमीटर रो टू रो और 10 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट ऑलरेडी स्पेसिंग जो है वो कैलिब्रेटेड है, उसको हमें करने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें कोई आधा घंटा भी मेरा मुश्किल से लगा होगा 2 कनाल एरिया में चलने के लिए। इसमें 8 रोज़ जो हमारी सीड की हैं वो इकट्ठी आएंगी। लेकिन यहाँ पे आज मैं देख रहा हूँ कि अच्छा इन्होंने यहाँ पे इसकी जो 19-20 दिन की आज हमारी क्रॉप हुई है, तो वो हम देख रहे हैं कि इसका जो टिलर्स हैं वो भी अच्छा झाड़ा बना हुआ है। और आज हमने इसमें क्या किया, प्लैंकिंग की है। मैं अपने किसान भाइयों को आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ कि जब वो ट्रांसप्लांट करते हैं या डायरेक्ट सोइंग करते हैं, 17 और 20 दिन के अंदर उसमें प्लैंकिंग करनी चाहिए पानी लगा के, जिसको हम बोलते हैं दूसरी भाषा में पट फेरनी चाहिए। पट क्यों फेरनी चाहिए, प्लैंकिंग क्यों करनी चाहिए, आज जो यहाँ पे हमने की, हमारे साथ जो महेंद्र सिंह जी फार्मर है उन्होंने की यहाँ पे, उसमें करने से जो शाखाएँ हैं, जो नंबर ऑफ़ टिलर्स हैं उसमें बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज़ होते हैं, और जो प्लांट हमारा वो हिल जाता है, उसको थोड़ा एक स्पेसिंग मिलती है वो करने से। तो ऐसा भी करना चाहिए, हमने भी फर्स्ट टाइम किया है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो लेकिन ये करना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पानी का स्तर भी बढ़ता जाएगा। बाकी जो इसमें मेथड है वो ट्रेडिशनल की तरह ही है कि ड्राइंग एंड वेटिंग, कि व्हेन एज एंड व्हेन क्रैक्स अपीयर, जब इसमें दरारें आएंगी फील्ड में हम पानी लगाएंगे, तो जब पानी निकालेंगे फिर लगाएंगे, ऐसे ही करेंगे। तो उसमें उसके कारण उसके बाद हमने इसमें क्या करना कि मैंने इनसे कोई बायो पेस्टिसाइड जो होते हैं या ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर है वो मैं इनसे तैयार करवाऊंगा। जैसे पंचगव्य हो गया, उसके बाद गार्लिक और उसका बनता है, नीम का बनता है, चिलीज़ का बनता है, वो मैं इनसे तैयार करवाऊंगा। कि हम चाहते हैं कि फार्मर जो है वो जैविक खेती की तरफ आ जाए। आज का जो नारा है कि हाउ टू डबल द फार्मर इनकम बाय 2022,
वो छठा मार के जब ब्रॉडकास्टिंग करके इनकम डबल नहीं होगी। आज हमारा फार्मर जो है वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ आएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आएगा, जिससे उसको कम लागत में ज़्यादा उत्पादन मिल सके। तो तभी हमारी जो फार्मर की इनकम है डबल होगी, उसको डबल होने में कोई रोक नहीं सकता। अगर ऐसे ट्रेडिशनल मेथड पर रहे तो मुझे नहीं लगता कि उसकी इनकम डबल होगी। बहुत अच्छा जलाल साहब, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि जो खरपतवार होते हैं, जो वीड्स होते हैं, इसमें आप क्या किसान भाइयों को सुझाव देना चाहते हैं कि कौन सी दवाई का ये इस्तेमाल करें और जिससे ये खरपतवार इनके जो हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा हमसे कि खरपतवार जो है वो हर मुख्य फील्ड में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पैडी का हो, चाहे वो कनक का हो, वीट का हो, चाहे वो मेज़ का हो। आज हम पैडी की यहाँ पे बात करेंगे। कुछ होते हैं प्री एमरजेंस का मतलब होता है ऐसे खरपतवार जो घास निकलने से पहले ही उसका ही रोकथाम करते हैं, और कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो घास निकलने पर आप उसको यूज़ करते हो, जिसको हम पोस्ट एमरजेंस बोलते हैं। प्री एमरजेंस का मतलब होता है जैसे आपने ट्रांसप्लांट करके हमारा किसान भाई खेत से बाहर निकला तो 12 घंटे के विदिन 24 आवर्स आपने उसका इस्तेमाल करना है, चाहे वो बूटा क्लोर होगी, मैचड होगी, टॉपिक के नाम से आता है, प्रीटिल्ला क्लोर के नाम से आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे घास निकलने पे, क्योंकि मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट सोइंग की है, यहाँ पे मैंने नामनी गोल्ड जो बाहर वालों की आती है वो बिस्पेरिपैक सोडियम, वो 10 ml कनाल के हिसाब से उसका हमने यहाँ पे स्प्रे करवाया हुआ है। तो उससे भी काफ़ी हद तक जो खरपतवार नियंत्रण हुआ है। तो जहाँ पे नहीं हुआ होगा उसमें हम देखेंगे हैंड मैनुअल वीडिंग भी कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो डोज़ हम महकमा राई भाई की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से सिफारिश करेंगे, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, किसान भाई उसी डोज़ पे स्टिक रहे। ज़्यादा डोज़ डालने से क्या होगा, खरपतवार तो हम नियंत्रण करेंगे, जो हमारी मुख्य रूप से जो फसल होगी उसको भी जो वो ख़राब हो जाएगी, उसको भी बुखार चढ़ जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया। और आपको मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि रासायनिक खाद के बारे में आप हमारे किसान भाइयों को क्या जागरूक करना चाहते हैं। रासायनिक खाद के बारे में बहुत अच्छा सवाल आपने साझा किया कि रासायनिक खाद के बारे में हम यही अपने किसान भाइयों को जागृत करना चाहते हैं कि भाई केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के हमारा किसान भाई जो उत्पादन ले सकता है, लेकिन उसकी कोई लिमिट होती है कि अप टू सम एक्सटेंट। उसके बाद क्या होता है, अगर मेरा किसान भाई 2.5 किलो उस खेत में यूरिया डालता है, वो अगले साल 3 पे जाएगा, उसके अगले साल 3.5 पे जाएगा तो प्रोडक्शन लेगा। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि ज़मीन का जो स्तर है उसमें हार्ड पैन क्रिएट हो रहा है, जिसको हम दूसरी भाषा में करंट बोलते हैं, हार्ड पैन बन रहा है। और हमारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे पौष्टिक तत्व हैं, वो ज़मीन की नीचे वाली लेयर पे नीचे चले गए हैं, क्योंकि 6 इंच जो लेयर होती है उसी पे सब उगता है, नीचे कुछ नहीं है। तो वो 6 इंच लेयर से भी नीचे चले गए हैं। तो जैसे मैं यही सिफारिश करूँगा कि बायो फर्टिलाइज़र, जैविक पदार्थ, जैविक जो खादें होती हैं, उनका भी इस्तेमाल मेरे किसान भाइयों को करना चाहिए। अगर इसमें ये कर सकते हैं तो रैली गोल्ड एक बायो फर्टिलाइज़र आता है, जब बोल्ट के नाम से भी आता है, वो 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से पड़ता है जब आपकी फसल 21 और 25 दिन की होती है। उसका इस्तेमाल करने से क्या होता है, हमारे जो रूट सिस्टम वेल डेवलप होगा, टिलर्स का बढ़ेगा और इको फ्रेंडली है, और उसमें कोई पोल्यूशन का कोई उसमें कोई वो असर नहीं है। और साथ में जो हमारे मित्र कीट हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। जब हम केमिकल खादें डालते हैं, उसका ज़्यादा सेवन करते हैं खेत में, तो हमारे जो मित्र कीट हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, उनकी संख्या में कमी आती है। मैं एक जगह देख रहा था कि पैडी फील्ड में हमारे किसान भाई किसी ने पडलिंग की थी, कद किया था, उसमें उसने क्या किया था, फोरेट 10G जो ग्रैनुलर इंसेक्टिसाइड आता है उसकी हैवी डोज डाल दी। तो जब मैं खेत में देख रहा था, नीचे से अर्थवाम सारे पूरे पडल खेत में दिखाई दे रहे थे और बिल्कुल स्मेल आ रही थी उस खेत में, कि अर्थवाम जो हमारे फ्रेंडली वो हैं, वो हमारे मित्र कीट हैं, अगर उनको ही हमने तबाह कर दिया तो वो जो दुश्मन कीट है उनको कौन खाएगा और उनकी संख्या को कौन कम करेगा। शुक्रिया जलाल साहब, आपसे बातें करके तो ऐसे लग रहा है कि आपको कृषि के बारे में इतनी जानकारी और इतना आपके पास भंडार है कि मुझे लगता है कि ये इसमें अगर पूरा दिन भी हम आपका इंटरव्यू करते रहेंगे तो वो शायद वो भी कम होगा। और इसके साथ मैं आपके एक मुख्य बात पे आता हूँ, जो आप ये पैडी सीड ड्रम बोल रहे हैं, ये हमारे किसान भाइयों को कहाँ से उपलब्ध होगा और कितनी आसानी से उपलब्ध होगा, ये प्लीज़ इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। बिल्कुल आपने सही कहा, जो पैडी ड्रम सीडर जिसको हम बोलते हैं, ये हमने बाहर से तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, वहाँ से थ्रू कोरियर मंगवाया है। इसकी कास्ट जो है वो 4800 और 5000 के बीच में है।
इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, हमारा फार्मर बेयर कर सकता है। तो वहाँ से मंगवा के तो डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव से मैंने यहाँ पे चलाया। तो अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि अगर इसमें प्रोडक्शन में कोई फ़र्क पड़ता है, इस तकनीक में अगर लोगों की रुचि आगे बढ़ चढ़ कर आती है कि हमें लेबर कंपोनेंट नहीं मिलता एट द टाइम ऑफ जब ट्रांसप्लांट करना होता है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी लेबर कंपोनेंट की बुकिंग हुई होती है। तो उसमें क्या करता है, जब वो लेबर कंपोनेंट आता है तो किसान भाई दबा दब लगाता है, ये नहीं देखता कितनी खाद डालनी, क्या करना, वो ऐसे ही लगाता है। उसको इम्प्रूव्ड एग्रोनॉमी प्रैक्टिस जो उसमें अडॉप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उस समय टाइम नहीं होता, क्योंकि लेबर ने उधर भी जाना होता है, इधर भी जाना होता है। तो अगर ऐसे ड्रम सीडर के जो इनोवेटिव, जो रेवोल्यूशनरी मैं बोलूँगा, ऐसी इम्प्लीमेंट ये मशीन है कि अगर ऐसा हो जाए तो हम डिपार्टमेंट से भी यही सिफारिश करेंगे कि डिपार्टमेंट अगर ऐसा इनिशिएटिव ले तो ये सब्सिडाइज रेट पे भी हमें जो हमारे किसान भाइयों को वो अवेलेबल करवा सकता है। शुक्रिया जलाल साहब, इसके साथ ही आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मदनी फ़ोन करना कि भाई नाम निकोल